हमारा अमाल्गमेशन चल रहा था और हम लोग ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बना रहे थे। ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में थे सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट हमने कर दिया था रियलाइजेशन अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, कैश एंड बैंक में, ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी, यहां तक हमने कर दिया था। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2, 3, 4 होता है, जो स्टेप नंबर 2, 3, 4 होता है वो पूरा परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन में अर्शद और प्रवीण वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा अर्शद और प्रवीण वाला, मैं क्या करूंगा, जो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन थी अर्शद लिमिटेड की, वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जैसे बार बार मेरे को स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़े। ये परचेज कंसिडरेशन है अर्शद लिमिटेड की, ये सारा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे। आप लोग फिर से नहीं लिखोगे, आप लोग फिर से नहीं लिखना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं, जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया उसके बाजू में, जैसे मेरे को एक्सप्लेन करने में इजी हो। ये पहला स्टेप मैंने कल समझा दिया था। अब स्टेप नंबर 2, 3, 4 के लिए हमको पीसी की कैलकुलेशन चाहिए, तो क्या बार बार मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करूं, इससे अच्छा मैंने पूरा पीसी नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम, ये स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू। ये जो 14 लाख रुपीज है ये हमारा स्टेप 2 होता है, व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू। सुनते रहो, जब ये पीसी ड्यू होगा हम लोग लिखेंगे कि हमको न्यू कंपनी से 14 लाख रुपीज लेना बाकी है। ये जो 14 लाख रुपीज हमको न्यू कंपनी से लेना बाकी है, ये हमारा ओल्ड कंपनी की बुक्स में स्टेप 2 होता है। अभी हम लोग ओल्ड कंपनी है, हम लोग ये लिखेंगे कि 14 लाख रुपीज हमको न्यू कंपनी से लेना बाकी है, तो न्यू कंपनी बिकम्स अवर डेटर। मतलब मैंने थियरी वाले पेजेस में इसकी जर्नल एंट्री तो बताई है, पर अभी इसकी पोस्टिंग करके बताता हूँ। हम लोग कौन है अभी, अभी हम लोग ओल्ड कंपनी है अर्शद लिमिटेड, तो हम लोगों को 14 लाख रुपीज न्यू कंपनी से आनंद लिमिटेड से लेना बाकी है। तो न्यू कंपनी में 14 लाख रुपीज हो जाएगा डेबिट, न्यू कंपनी में 14 लाख रुपीज हो जाएगा डेबिट। यहां पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कौन सी, अमाउंट परचेज कंसिडरेशन वाली, इसको बोलते हैं व्हेन द पीसी बिकम्स ड्यू। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे 14 लाख। अब अगर आप लोगों को, पहले मैं पोस्टिंग करूं फिर बता दूं, बाय आनंद लिमिटेड, ये 14 लाख रुपीज हमारा परचेज कंसिडरेशन हुआ। अगर आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड याद हो, तो हम लोग 12th में ये जो सारे एसेट्स हमने डेबिट किए, ये जो सारे एसेट्स हमने यहाँ पे डेबिट किए, इनको हम लोग धीरे धीरे करके बेचते थे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लोग 12th में लिखते थे डिसोल्यूशन चैप्टर में, डिसोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाय कैश एंड बैंक, फिर उसके नीचे हम लोग सारे एसेट्स को एक एक करके बेचते थे। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने जो ये लिखा बाय आनंद लिमिटेड 14 लाख, इसके अंदर सारे एसेट्स को भी हम लोगों ने बेच दिया। किसको बेचा, हमारी ओल्ड कंपनी ने ये सारे एसेट्स को बेच दिया आनंद लिमिटेड को, और सारी लायबिलिटीज भी हमने दे दी आनंद लिमिटेड को। मतलब इस 14 लाख के अंदर सारे एसेट्स भी चले गए, बेच दिए, सारी लायबिलिटीज भी बेच दी। किसको बेची, आनंद को। तो आनंद इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो इसकी मैं जर्नल एंट्री लिख के भी देता हूं, ये जर्नल एंट्री एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको स्टेप 2 बोलते हैं, व्हेन द पीसी बिकम्स ड्यू। इसको स्टेप 2 बोलते हैं, व्हेन परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। तो जर्नल एंट्री होगी आनंद लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 14 लाख। हम लोग ये लिखेंगे कि हमको 14 लाख रुपीस न्यू कंपनी से लेना बाकी है।
तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये जर्नल एंट्री आपको लिखनी नहीं है, लेकिन आप अगर जर्नल एंट्री याद करोगे तो आपके लिए इजी होगा। न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये वाला 14 लाख पीसी बिकम्स ड्यू। ठीक है, तो न्यू कंपनी में कर दिया डेबिट और रियलाइजेशन में कर दिया क्रेडिट। इसके बाद स्टेप 3 होता है व्हेन द फॉर्म्स ऑफ पीसी आर रिसीव्ड। व्हेन द फॉर्म्स मतलब मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी आर रिसीव्ड। रिसीव कौन करेगा? ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी वाले को ये पैसा मिलेगा। ये 14 लाख रुपीस जो हमने ड्यू किया आनंद कंपनी टू रियलाइजेशन, अब यही 14 लाख रुपीस हमको आनंद कंपनी से पैसा मिला। किस तरीके से मिला? 14 लाख रुपीस में ये जो मोड्स ऑफ पेमेंट है, फॉर्म्स ऑफ पेमेंट है, ये सारा हमारा स्टेप 3 होता है ये सब। अब एक नया रूल आता है, सुनना ध्यान से। हम लोगों को, हम मतलब ओल्ड कंपनी, हम लोगों को 8,86,000 रुपीस के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले। 4,43,000 रुपीस प्रीमियम न्यू कंपनी ने हमसे चार्ज किया और 71,000 रुपीस हमको मिला इन फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक। सुनते रहना, थोड़ा टिपिकल है यहाँ पे, थोड़ा नया है। 8,86,000 रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल हमको मिला। 4,43,000 रुपीस न्यू कंपनी ने हमको प्रीमियम चार्ज किया। 71,000 रुपीस हमको कैश एंड बैंक मिला। ये सारा पैसा मतलब 14 लाख रुपीस न्यू कंपनी ने हमको दिया। मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ। पहले हमने लिखा था आनंद लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आनंद लिमिटेड इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मैं स्टेप 3 में लिखूंगा आनंद लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, आनंद लिमिटेड इज द गिवर टू आनंद लिमिटेड अकाउंट 14 लाख। मतलब जो हमने आनंद लिमिटेड से ड्यू किया था कि हमको मतलब पुरानी कंपनी को 14 लाख रुपीस आनंद लिमिटेड से लेने हैं, वही हम लोगों ने आनंद लिमिटेड में क्रेडिट कर दिया कि ये पैसे हमको मिल गए। किस तरीके से मिले सुनना अभी ध्यान से, थोड़ा चेंजेस होने वाले हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। हम लोग ओल्ड कंपनी है, हमारे लिए ये शेयर्स एसेट है। ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, और ये कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा? प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सीधा स्पष्ट भाषा में बोलूं तो लिखेंगे ही नहीं। अब धीरे धीरे समझाता हूं। ये जो 4,43,000 है, ये इस 8,86,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आगे रूल्स बताऊं। ओल्ड कंपनी को इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी मिले, एक तरीके से अक्वायर किए, खरीदे, मिले। खरीदना शब्द गलत होगा, अक्वायर किए। मिलना, रिसीव्ड शब्द सही होगा, रिसीव्ड। अब कोई भी चीज खरीदते टाइम, 11th स्टैंडर्ड याद करो, मेरे शब्दों को, मेरे रूल्स को याद करो। कोई भी चीज खरीदते टाइम पता नहीं चलता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहां पे हम लोगों को इक्विटी शेयर्स मिले तो हम 4,43,000 ऐसा नहीं बोल सकते हमारा लॉस हुआ, नहीं। जब हम लोग शेयर्स बेचते हैं, जब हम लोग इक्विटी शेयर्स बेचेंगे तो हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। खरीदते टाइम हम नहीं लिख सकते हैं। और डिटेल में जब हम लोग इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे तो इसके अंदर 8,86,000 और 4,43,000 दोनों को ऐड करके ही लिखेंगे। इक्वल टू 8,86,000 प्लस 4,43,000 दोनों को ऐड करके टोटल करके ही लिखेंगे। तो दोनों को टोटल करके हुआ 13,29,000। ये प्रीमियम अलग से डेबिट नहीं करेंगे। प्रीमियम को हम लोग इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी के अंदर ही ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में एक रूल लिख के देता हूं, सुनना ध्यान से। रूल, जो न्यू कंपनी वाला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिखेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम will be recorded, security premium will be recorded
separately by the new company security premium on new shares, security premium of new shares will be recorded separately by new company. यहां पे लिखा है separately by new company. Security premium of new shares will be added in equity shares of new company by old company. अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं. रिकॉर्ड दोनों लोग करें. मैं ये बोल रहा हूं रिकॉर्ड दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यू कंपनी वाला प्रीमियम अकाउंट अलग से शो करेगा. ओल्ड कंपनी वाला ये प्रीमियम जो है वो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी के अंदर ऐड कर देगा. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं. देखो मैं फर्क बताता हूं. इधर देखो, ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, इसमें ऐड किया हुआ है प्रीमियम. ये जर्नल एंट्री कौन कर रहा है? ओल्ड कंपनी वाला. अब मैं आपको न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज दिखाता हूं. ये न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज, ये न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज में सेकंड नंबर जर्नल एंट्री में ये 4,43,000 प्रीमियम अलग से लिखा हुआ है. ये किसकी जर्नल एंट्रीज थी? न्यू कंपनी की. न्यू कंपनी वाले ने प्रीमियम अलग से लिखा है क्योंकि न्यू कंपनी वाले के लिए प्रीमियम प्रॉफिट है और न्यू कंपनी वाला इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा है. तो जो इश्यू कर रहा है इक्विटी शेयर्स, जो बेच रहा है इक्विटी शेयर्स, वो प्रीमियम अलग से लिखेगा. लेकिन ओल्ड कंपनी वाले को ये इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो ओल्ड कंपनी वाला क्या करेगा? इन दोनों को टोटल करके ऐड करके लिखेगा. ओल्ड कंपनी वाला प्रीमियम अलग से नहीं लिखेगा, ऐड कर देगा पर अलग से प्रीमियम अकाउंट शो नहीं करेगा. तो ओल्ड कंपनी वाला जब जर्नल एंट्री करेगा तो प्रीमियम यहाँ पे ऐड कर देगा. मैंने बहुत बार बता दिया. ये स्टेप 3, व्हेन द फॉर्म्स ऑफ पीसी आर रिसीव्ड. ये रूल बाद में लिख लेना, ठीक है. अब मैं आपको इसकी पोस्टिंग करके बताता हूँ. उसमें तो आप लोग मेरे से ज्यादा होशियार हो पोस्टिंग करने में. पहला पार्ट होगा 13,29,000, 13,29,000 डेबिट क्रेडिट. पहला पार्ट होगा 13,29,000. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है. होल्डर्स अकाउंट अलग होता है. ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी है, ये अलग अकाउंट होता है. तो 13,29,000 रुपीज के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले. कहां से मिले? न्यू कंपनी से. टू आनंद लिमिटेड अकाउंट 13,29,000 के इक्विटी शेयर्स मिले. आनंद कंपनी इज द गिवर. 13,29,000 आनंद कंपनी में क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट. हम ओल्ड कंपनी है, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमारे लिए एसेट है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले. किसने दिए? आनंद ने. तो आनंद इज द गिवर. और हम लोगों को 71,000 रुपीज का कैश एंड बैंक मिला. अब कैश एंड बैंक एक ही होता है. कैश एंड बैंक ऐसे नहीं होता है कि पुरानी कंपनी का अलग, नई कंपनी का अलग. इक्विटी शेयर्स में ऐसे होता है. इक्विटी शेयर्स में अलग अलग होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब ओल्डर्स, और इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अलग होता है. कैश एंड बैंक एक ही होता है. कैश एंड बैंक में ऐसे नहीं होता है पुरानी कंपनी का अलग या नई कंपनी का अलग. कैश एंड बैंक एक ही होता है. तो 71,000 रुपीज कैश एंड बैंक आया हमारे पास. किसने दिया? आनंद ने. तो आनंद इज द गिवर. तो कैश एंड बैंक में हो जाएगा डेबिट. कैश एंड बैंक अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 71,000. क्या लिखेंगे? तो आनंद लिमिटेड अकाउंट कैश कम्स इन 71,000. कैश में हो गया डेबिट और आनंद में होगा क्रेडिट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 71,000. डन. कैश एंड बैंक में डेबिट और आनंद में क्रेडिट. ये हमारा स्टेप 3 था. कितने स्टेप्स होते हैं? 4. स्टेप 2 क्या था? चलो स्टेप 1 से शुरू करते हैं. स्टेप 1 क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी.
स्टेप 2 क्या होता है? व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू। स्टेप 3 क्या होता है? व्हेन द फॉर्म्स ऑफ पीसी आर रिसीव्ड। ठीक है, अब स्टेप 4, इसको हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो, मतलब when forms are given against in lieu of, मतलब जो फॉर्म्स ऑफ पीसी हमको मिले थे वो हमने किसको दिए? जिसका नाम इन ल्यू ऑफ के सामने लिखा हुआ होगा। मैं हिंदी में समझाता हूं तो ज्यादा पता चलेगा। जैसे ये इन दोनों को ऐड करके 13,29,000 के इक्विटी शेयर्स, इन दोनों को ऐड करके 13,29,000 के इक्विटी शेयर्स किसके लिए मिले? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिले। तो 13,29,000 के जो इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी मिले वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिले। तो 13,29,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी दे दो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दे दो। मैं देने सिखाता हूं कैसे देंगे। देखो, ये जो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी था ये वाला, ये जब मिला था तो हमने डेबिट किया था। अब ये चला गया, मैं जानबूझ के थोड़ा नीचे लिखता हूं, अब ये चला गया 13,29,000। आप लोग ऊपर ही लिखना, मैं जानबूझ के नीचे लिख रहा हूं। अब ये चला गया, किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये दे दिया 13,29,000। तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में हो जाएगा डेबिट 13,29,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट 13,29,000, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट 13,29,000। ठीक है, मतलब जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी पहले आया तो डेबिट, फिर चला गया तो क्रेडिट, यहाँ पे हुआ क्रेडिट। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, ये पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ये मैं स्टेप 4 में लिख देता हूं जर्नल एंट्री करके। बहुत लोगों का तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यही समझ में नहीं आता है उनको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अलग है और इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट अलग है। बहुत लोग को एंड तक ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट 13,29,000, 13,29,000। ठीक है, आगे ये आप ऐसे बोल सकते हो स्टेप 4A, आप ऐसे बोल सकते हो स्टेप 4A। इसके बाद स्टेप 4B। अब हम लोगों को 71,000 जो कैश एंड बैंक मिला था वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही मिला था। तो 71,000 जो कैश एंड बैंक आया, पहले आया था, अब चला जाएगा। ये कैश एंड बैंक पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाएगा। ये भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दे देंगे। आपने पीसी की कैलकुलेशन देखी होगी, ये पीसी की कैलकुलेशन जो ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, ये जो कैश एंड बैंक मिला ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही मिला था, ये भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे 71,000। तो कैश एंड बैंक गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश एंड बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट 71,000, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब इसकी पोस्टिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, यहाँ पे हुआ डेबिट, ये स्टेप 4 है हमारा, यहाँ पे होगा डेबिट, तो कैश एंड बैंक में होगा क्रेडिट। ये कैश एंड बैंक हम अकाउंट हमारा, इसमें क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बाय
बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कैश एंड बैंक में भी ऐसा ही है, पहले आया था फिर चला गया 71,000। इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी में भी ऐसा ही है, पहले आया था फिर चला गया 13,29,000। ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जर्नल एंट्री याद करोगे तो पोस्टिंग इजी लगेगी। ये स्टेप 2, 3, 4 की जर्नल एंट्री याद करो। स्टेप 1 क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपल्सरी। स्टेप 1 था ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपल्सरी। स्टेप 2 व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट पीसी की। स्टेप 3 कि ये जो 14 लाख हमने ड्यू किया वो हमको कैसे मिला? 13,29,000 के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले, 71,000 का कैश एंड बैंक मिला, न्यू कंपनी इज द गिवर। स्टेप 4 जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी पहले आए फिर चले गए, कैश एंड बैंक पहले आया फिर चला गया, किसको दे दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये जो जर्नल एंट्री है स्टेप 2, 3, 4 की, देखो अब ऐसे याद करो। आनंद लिमिटेड पहले डेबिट हुआ 14 लाख फिर क्रेडिट हुआ 14 लाख आनंद लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी 13,29,000 पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। कैश एंड बैंक पहले डेबिट हुआ फिर कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ 71,000। ठीक है, तो जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। ऐसे आप एंट्रीज याद कर लो। आगे अब आ गए हम लोग ओल्ड कंपनी की बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग करना भी थोड़ा सा अलग है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं आपको याद होगा, थियरी वाले पेजेस देखना कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, सेट 1, 2, 3, 4। तो बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं वो बता देता हूं। ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस, उसका भी एक तरीका है, टैली करने का भी एक तरीका है। हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी। हाउ टू बैलेंस मतलब सीक्वेंस, पहले क्या फिर क्या। पहले स्टेप, पहले सेट 4 में जो भी सारे अकाउंट्स हैं उनको टैली करो। सेट 4 में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको टैली करो, उनमें ऑलमोस्ट सारे अकाउंट टैली हो जाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, नो डिफरेंस। ऑलमोस्ट मतलब 100% सेट 4 के जितने अकाउंट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर सेट 3 में एक ही अकाउंट होता है, न्यू कंपनी का अकाउंट, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर सेट 2 में एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर होते हैं। पहले सेट 4 को टैली करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर सेट 3 में एक ही अकाउंट होता है, न्यू कंपनी का अकाउंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद सेट 2 में होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, उनको टैली करो सेट 2 को। अगर कोई डिफरेंस है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस, इफ देयर इज एनी डिफरेंस तो चेक करो कि आपने वो एसेट या लायबिलिटी बेचा है कि नहीं बेचा है। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस आएंगे तो मैं और रूल्स बताऊंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। चेक करो कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर है उनको हमने अभी तक बेचा है कि नहीं, पे किया है कि नहीं। नहीं बेचा हो तो बेचो, मतलब डिफरेंस को लेके जाओ कैश एंड बैंक में। बेच दिया हो, सेल करने की एंट्री कर दी हो तो डिफरेंस लेके जाओ रियलाइजेशन में। अब ऑब्वियसली ये सब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, चेक करो कि बेचा है कि नहीं। नहीं बेचा हो तो बेचो, मतलब डिफरेंस लेके जाओ बैंक में। बेच दिया हो, सेल करने की एंट्री कर दी हो तो डिफरेंस लेके जाओ रियलाइजेशन में। तो चेक करो बेचने की एंट्री कर दी है कि नहीं। ओके, अब सेट 1 सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेट 2 में होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। सेट 2 में होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट
टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो चेक करो क्या डिफरेंस है, बेचा है कि नहीं, नहीं बेचा हो तो बेचो, बेच दिया हो तो डिफरेंस रियलाइजेशन। ठीक है, नहीं बेचा हो तो बैंक में लेके जाओ डिफरेंस, बेच दिया हो सेलिंग प्राइस की एंट्री कर दी हो तो डिफरेंस लेके जाओ रियलाइजेशन में। ये मैं लिख नहीं रहा हूं पर अपनी भाषा में आप लोग खुद ही लिख देना। सेट 1 में होते हैं 4 अकाउंट, उसमें सबसे पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस लेके जाने का इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। रियलाइजेशन का सबसे पहले आएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर, मेरी गलती है, सबसे पहले टैली करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर हो तो, वो 99% नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टैली करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जितना डिफरेंस हो वो रियलाइजेशन में लेके जाना, रियलाइजेशन का जितना डिफरेंस हो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में लेके जाना, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना डिफरेंस हो वो कैश एंड बैंक अकाउंट में लेके जाना, और लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया बैलेंसिंग का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिफरेंस रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिफरेंस कैश एंड बैंक में। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग का तरीका हो गया कि आप कैसे कैसे अकाउंट, कौन सा अकाउंट पहले टैली करोगे, कौन सा बाद में। मैं ऐसे बोलूं तो सही होगा कि उल्टा बैलेंसिंग स्टार्ट होता है। पहले सेट 4 के सारे अकाउंट्स टैली करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर सेट 3 के अकाउंट, एक ही अकाउंट होता है सेट 3 में न्यू कंपनी का, उसको टैली करो, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। सेट 2 टैली करो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, उसका मैंने बता दिया। फिर सेट 1 को टैली करने का, और लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट, वो टैली होना चाहिए। अब मैं डिफरेंस निकाल के बताता हूं। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिख लेना बेटा, ये सारी बातें, ये जो हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी है, ये थियरी पेजेस में लिख लेना बेटा, रूल्स वाले पेजेस में लिख लेना। चलो, अब हमारा अकाउंट है कौन सा, ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स। इसमें सबसे पहले सेट 4, सेट 4 में इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। सबसे पहले सेट 4 में इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, इसको टैली करते हैं। ये क्रेडिट साइड का टोटल एक ही अमाउंट है तो वही टोटल आएगा 13,29,000। 13,29,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 13,29,000 डेबिट साइड का टोटल। ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टैली हो गया। इसके बाद है आनंद लिमिटेड का अकाउंट, ये भी टैली हो जाएगा। क्रेडिट का टोटल 14 लाख, डेबिट का टोटल 14 लाख, टैली हो गया। सेट 3 टैली हो गया, सेट 4 टैली हो गया। सेट 3 और 4 में कभी डिफरेंस नहीं होता है। अभी सेट 4 टैली हो गया, सेट 3 टैली हो गया। सेट 2 में कोई भी अकाउंट था ही नहीं, नॉट टेकन ओवर। एक चीज थी नॉट टेकन ओवर, कैश एंड बैंक, उसको हम सेट 1 में टैली करेंगे, कैश एंड बैंक लास्ट में टैली करेंगे। ठीक है, सेट 2 के रूल्स मैंने बता दिए अभी 5 मिनट पहले। ओके, अब रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। अगर प्रेफरेंशियल होल्डर्स हो, अगर प्रेफरेंशियल होल्डर्स हो, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट हो तो उसको पहले टैली करना, और प्रेफरेंशियल होल्डर्स में जितना भी डिफरेंस हो वो रियलाइजेशन में लेके जाना। डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो रियलाइजेशन में क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो रियलाइजेशन में डेबिट। प्रेफरेंशियल होल्डर्स का जितना भी डिफरेंस हो उसको पहले रियलाइजेशन में लेके जाना, इस क्वेश्चन में नहीं है प्रेफरेंशियल होल्डर्स। ओके, अब रियलाइजेशन का टोटल करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है, मेरी गलती है,
रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल है 14,75,000, रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल है 13,90,000। तो 14,75,000 माइनस 13,90,000, तो डिफरेंस ऑब्वियसली डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, इक्वल टू 14,75,000 माइनस 13,90,000, 1475 माइनस 1390, तो डिफरेंस आएगा 85,000। ये हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हम लोग पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ 85,000। यहाँ पे होगा डेबिट, रियलाइजेशन में डेबिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में होगा क्रेडिट 85,000, मतलब ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। तो बाय रियलाइजेशन, बचपन याद करो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आता था तो नेट प्रॉफिट ही होता था। तो ये नेट प्रॉफिट है 85,000। ये 85,000 हम लोग दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर्स यही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। रियलाइजेशन में हुआ डेबिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 85,000। अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली करूंगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट का टोटल आ रहा है 15 लाख, 15 लाख, डेबिट का टोटल आ रहा है 14 लाख, क्रेडिट का टोटल है 15 लाख, डेबिट का टोटल है 14 लाख, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 1 लाख। ये जो डिफरेंस आया 1 लाख, इसको लेके जाएंगे कैश एंड बैंक में, तो कैश एंड बैंक अकाउंट। मतलब रियलाइज, आपको अगर 12th स्टैंडर्ड का डिसोल्यूशन चैप्टर याद है तो ये वही है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस हम पार्टनर्स को देते थे। इस चैप्टर में पार्टनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स यही हैं, ओनर्स बोलो पार्टनर्स बोलो। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना डिफरेंस बचा, बैलेंस बचा, वो पैसा हम इनको कैश में पे कर देंगे। तो यहाँ पे होगा 1 लाख डेबिट, तो कैश एंड बैंक में होगा 1 लाख क्रेडिट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड पे जाएंगे और 1 लाख रुपीज हम पे कर देंगे। 1 लाख क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख। अब लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होना चाहिए, तो डेबिट का टोटल भी 171 है और क्रेडिट का टोटल भी 171 है। ये सबसे लास्ट में टैली होना चाहिए। कौन सा अकाउंट? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, इसका क्रेडिट का टोटल है 1,71,000, डेबिट का टोटल भी 1,71,000। बधाई हो बेटा, टैली हो गया, सारे अकाउंट्स टैली हो गए। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा सारे ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स जो मैंने आज समझाए। स्टेप 1 मैंने पहले ही समझा दिया था। एक बार मैं सारे अकाउंट्स दिखा देता हूँ ओल्ड कंपनी के, ओल्ड कंपनी 1 के। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। अब पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ओल्ड कंपनी 2 बाकी है। ओल्ड कंपनी 2 मतलब कौन सी? प्रवीण लिमिटेड, उसके अकाउंट्स बाकी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप लोग खुद ही कर लेना। प्रवीण लिमिटेड के अकाउंट सेम ऐसे ही बनेंगे, रियलाइजेशन से लेकर इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी तक इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट अलग है। ओल्ड कंपनी की प्रवीण की जो ओल्ड बैलेंस शीट है ना, उसमें एसेट साइड पे गुडविल की ओल्ड वैल्यू दी हुई है ओल्ड बैलेंस शीट में, वो गुडविल यहाँ पे लिख देना। रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे गुडविल ओल्ड वैल्यू यहाँ पे लिख देना, रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे। क्यों नहीं पूछना अभी, क्यों मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट ओल्ड गुडविल यहाँ पे आता है रियलाइजेशन में। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये रियलाइजेशन, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कैश एंड बैंक, ये न्यू कंपनी, ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। यहाँ पे सारे रूल्स, ये सब थियरी वाले पेजेस में,
ये सब थियरी वाले पेजेस में। ये पीसी पहले लिखा हुआ है हमारा, फिर से नहीं लिखना। ये रूल्स लिखना सारे। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज नहीं समझ में आए, ये वीडियो रिवर्स लेके बैक जाके फिर से देखो। जो भी नहीं समझ में आया फिर से देखो। आज बहुत टिपिकल टिपिकल बातें समझाई आज, ठीक है। ये मीटिंग में यहाँ पे ही एंड करता हूँ, ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा।